सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका अध्यापक राकेश आपके सामने फिर से एक नई क्लास लेकर। आज की क्लास जो है मेरे बच्चों लोक प्रशासन है, 12वीं कक्षा का ये विषय है। इसकी पहली जो वीडियो है, पहले पार्ट की जो फर्स्ट पार्ट है, पहले पार्ट का वो हम डाल चुके हैं। अब उसी पहले पार्ट का जो सेकंड पार्ट है वो आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। इससे पहले वाली जो क्लास थी पब्लिक एड की, उसमें हमने आपको बताया था कि भाई पब्लिक एड होता क्या है, पब्लिक एड का जनक कौन है, ठीक है। इसके अलावा जैसे वुड्रो विल्सन के बारे में हमने आपको बताया था, वो उनके जनक माने जाते हैं। 1887 में उन्होंने प्रशासन का अध्ययन नामक एक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद फिर लूथर गुलिक ने जो पोस्ट कॉर्प की थ्योरी दी थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी, वो हमने कल समझी थी। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में हमने अंतर समझा था। पहले बच्चों आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता और असमानता। तो लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में समानता। क्योंकि कोई भी चीज है प्यारे बच्चे, उसमें समानता भी होती है और उसमें असमानता भी होती है। लोक प्रशासन की समानता और असमानता को हम यहाँ पर 4 भागों में बांट सकते हैं। यानी कि देखो मैंने आपको बताया था इस अध्याय में से अधिकतम 4 अंक का प्रश्न आ सकता है, ठीक है। इसलिए हम आपको 4 अंकों के आधार पर ये चीज बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं लोक प्रशासन में समानता क्या होती है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता क्या होती है। सबसे पहली समानता होती है प्यारे बच्चों कानून पर आधारित। जो सबसे पहली समानता है प्यारे बच्चों वो आएगी कानून पर आधारित। देखो हम लोक प्रशासन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सरकार के सभी मंत्रालय और सभी सरकारी विभाग। निजी प्रशासन की बात करते हैं, चाहे आप प्राइवेट स्कूल्स की बात कर लें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात कर लें, इसके अलावा जो भी प्राइवेट सेक्टर की चीजें हैं, चाहे वो टाटा है, चाहे वो बाटा है, चाहे वो रिलायंस है, चाहे लिबर्टी शू है, चाहे वो मारुति है, उन सभी विभागों को जो निजी क्षेत्र के विभाग होते हैं या लोक प्रशासन जो सरकारी विभाग के क्षेत्र होते हैं, कहने का मतलब सरकारी या गैर सरकारी जो विभाग होते हैं, उनको बनाने की एक कानूनी प्रक्रिया होती है। कानूनी प्रक्रिया पर ही दोनों आधारित होते हैं, दोनों कानून पर आधारित होते हैं। मैं यहां थोड़ा लिख रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाओगे तब डिटेल से आपको ये चीजें लिखी हुई मिलेंगी, क्योंकि अगर मैं यहां ज्यादा लिखूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। मैं यहां थोड़ा सा लिख रहा हूं और समझा को ज्यादा रहा हूं। तो दोनों ही डिपार्टमेंट, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, उनको बनाने का एक सिस्टम होता है, वो है कानूनी सिस्टम। कानून के आधार पर ही दोनों चीजें, दोनों विभाग तैयार किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट होगा प्यारे बच्चों पद सोपान की व्यवस्था। सबसे पहले पद पोस्ट को बोलते हैं। सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि गेट से लेकर मेन चेयर तक एक पोस्ट होती है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो पियोन हो, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, कुछ भी हो, वो एक पद होता है। और उस पद का जो नाम होता है वो सोपान होता है। सोपान को शुद्ध भाषा में सीढ़ी बोलते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर जाने वाली चीज। तो पद नीचे से ऊपर तक जाने की व्यवस्था है, निम्न पद उच्च पद तक जाने की व्यवस्था होती है। तो पद सोपान की व्यवस्था होती है मेरे बच्चों दोनों ही प्रकारों में, चाहे वो लोक प्रशासन हो चाहे वो निजी प्रशासन हो, उसमें एक पद सोपान की व्यवस्था होती है। यानी कि इन दोनों में जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारियों के पद सोपान की व्यवस्था लगभग समान होती है।
यानी कि चाहे वो सरकारी विभाग हो चाहे वो गैर सरकारी विभाग हो, दोनों के अंदर ही जो पदों की व्यवस्था है वो इस प्रकार से की जाती है कि भाई नीचे से लेकर ऊपर तक का जो पद है वो जाने वाला सेम होता है। सभी प्रकार की चीजों में ये व्यवस्था जो है बनाई जाती है। उसके बाद हम तीसरी जो चीज है वो देखते हैं, जनसंपर्क पर आधारित। भाई सरकारी विभाग हो चाहे निजी विभाग हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, हम सबको जो भी चीज हम तैयार करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो, यहां तक कि आजकल आप देखते हो कि सरकार जो योजनाएं चलाती है उन योजनाओं के लिए भी जनसंपर्क करती है। और जनसंपर्क का माध्यम क्या हो सकता है? जनसंपर्क का माध्यम डोर टू डोर भी हो सकता है, जनसंपर्क का माध्यम हमारी जो मीडिया है वो भी हो सकती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, ठीक है, इसके माध्यम से होता है। चाहे वो जनसभाएं हो चाहे डोर टू डोर हो, तो दोनों ही प्रकार जो होते हैं, चाहे वो लोक प्रशासन हो चाहे वो निजी प्रशासन हो, दोनों ही प्रकारों में आम जनता के साथ संपर्क बनाया जाता है। ऐड आप देखते ही होंगे, चाहे वो सरकार है चाहे वो गैर सरकारी है, किसी भी प्रकार का विभाग क्यों ना हो, दोनों ही प्रकार के विभागों में जो जनसंपर्क है, लोगों तक पहुंच किस प्रकार से उसकी चीज की हो, चाहे वो सरकारी व्यवस्था क्यों ना हो, जो योजनाएं आजकल चलती हैं योजनाओं को आप देखते होंगे कि सरकार हम तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क का जो माध्यम है वो अपनाती है। नंबर 4, प्रबंध की सामान्य तकनीक। प्रबंध का मतलब क्या होता है? मैनेज करना, बंदोबस्त करना। किसी भी विभाग को जब बनाया जाता है, चाहे वो लोक विभाग हो चाहे वो निजी विभाग हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, जब किसी डिपार्टमेंट को चलाना हो तो उसके लिए प्रबंध करना पड़ता है। तो प्रबंध की जो सामान्य तकनीक क्या होती है? सामान्य तकनीक किसी भी चीज में हो दोनों के अंदर समान होती है। प्रबंध की जो सामान्य तकनीक है दोनों प्रशासन के आधार पर समान होती है। प्यारे बच्चों, समान होने का मतलब क्या है? रिपोर्टिंग सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, रिपोर्टिंग सिस्टम दोनों में होता है, चाहे वो सरकारी विभाग हो चाहे वो निजी विभाग हो, दोनों में रिपोर्टिंग होती है। फाइल तैयार की जाती है, ठीक है ना। जो डेटा है यानी कि यू कैन से जो आंकड़े हैं, आंकड़ों का जो प्रबंध है, आंकड़ों का आंकड़ों को पेश करना, आप ये कह सकते हो आंकड़ों को पेश करना, ये सब कुछ इसके अंदर होता है। यानी कि ऐसी सामान्य तकनीक्स होती हैं किसी चीज को मैनेज करने की जिसके अंदर दोनों समान चलते हैं। चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट के हों उसके अंदर भी रिपोर्टिंग आती है, जैसे कि पोस्ट कॉर्प के अंदर एक आर वर्ड अल्फाबेट आया था जिसमें मैंने आपको उसका मतलब बताया था, रिपोर्ट करनी पड़ती है नीचे से लेकर ऊपर तक के विभागों की। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो भी रिपोर्ट जाएगी और वो बुरा कर रहे हैं तो भी रिपोर्ट जाएगी, नॉर्मल सी बात है। तो फाइल बनती हैं सभी चीजों की, कमेटियां बनाई जाती हैं, सही हो गलत हो जो भी चीजें होती हैं उनको लेकर, और डेटा जो आंकड़े होते हैं सभी प्रकार की जो चीजें हैं वो इसके अंदर पेश की जाती हैं। तो प्यारे बच्चों ये था लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं इसको साफ कर रहा हूं, ठीक है। अरे बच्चों अब हम बात करते हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता के बाद यहीं पर इसको मैं असमानता बना देता हूं।
लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कुछ असमानताएं भी होती हैं। उन असमानताओं की बात करते तो सबसे पहली जो असमानता है प्यारे बच्चों वो आएगी अक्षेत्र की असमानता। या आप इसे मोटे मोटे भाषाओं में अक्षेत्रीय असमानता बोल सकते हो। अक्षेत्रीय असमानता का मतलब क्या होता है? दायरा। जो लोक प्रशासन होता है, लोक प्रशासन का जो अक्षेत्र है, दायरा है, वो ज्यादा होता है। ज्यादा तो देखो निजी प्रशासन का भी होता है, लेकिन कहने का मतलब होता है, अगर मैं उदाहरण लूं रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी की जो कि निजी प्रशासन है, मारुति की जो कि निजी प्रशासन है, इनका दायरा बड़ा है। लेकिन अगर मैं बात करूं लोक प्रशासन में रेलवे की, अगर मैं बात करूं लोक प्रशासन में डाक की, अगर मैं बात करूं लोक प्रशासन में सेना विभाग की, तो इनका दायरा जो होता है वो संपूर्ण भारत के अंदर होता है। ठीक है, तो लोक प्रशासन का जो दायरा है वो अपेक्षाकृत निजी प्रशासन से बड़ा होता है। निजी प्रशासन का दायरा छोटा भी नहीं होता है, लेकिन अपेक्षाकृत छोटा होता है लोक प्रशासन से। तो रेलवे, डाक या सेना की अगर हम बात करते हैं तो इस आधार पर कह सकते हैं कि इनका जो फैलाव है ये संपूर्ण भारत में इनका फैलाव जो है, दायरा जो हो माना जाता है। जो निजी प्रशासन है का अक्षेत्र अपेक्षाकृत, मैं ये शब्द यहां पर लिखना चाहूंगा, अपेक्षाकृत लोक प्रशासन से छोटा होता है। ठीक है, हालांकि रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी की बात करेंगे तो इंडिया से बाहर भी है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो निजी क्षेत्र की, जिनका दायरा बड़ा है, लेकिन अपेक्षाकृत अगर देखा जाए तो सरकार का दायरा बड़ा ही माना जाएगा। नंबर 2 पॉइंट प्यारे बच्चों यहां पर लेंगे, लाभ की दृष्टि से। ये मेन पॉइंट है, आपको पता होगा लोक प्रशासन का प्रमुख कार्य, लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण है। निजी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। लाभ का मेरा मतलब क्या है? यहां पर लाभ का मेरा मतलब है कि पैसा अर्जित करना। इसका मतलब ये बिल्कुल मत लगा लेना कि निजी प्रशासन केवल लाभ के उद्देश्य से चलता है। आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो निजी प्रशासन भी जन कल्याण कार्यों में बढ़ चढ़कर आगे है और निजी प्रशासन भी जन कल्याण करता है। लेकिन उदाहरण के तौर पर अगर सरकारी स्कूलों की बात करें, सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करें, तो सरकारी स्कूलों में, सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। सरकारी जो अध्यापक है, सरकारी जो डॉक्टर है, वो बढ़ चढ़कर अपनी सेवा को अंजाम दे रहे हैं और सरकार उनको तनख्वाह भी दे रही है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें निजी स्कूल्स, निजी प्राइवेट स्कूल्स की, निजी प्रशासन की बात करें तो वहां के अंदर भी प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो अपनी सेवा को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन लोक प्रशासन के जो स्कूल्स हैं, सरकारी डिपार्टमेंट के जो स्कूल्स हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स के जो हॉस्पिटल्स हैं, वो निःशुल्क होते हैं। यहाँ पर हमें पैसा देना पड़ता है और बहुत से हॉस्पिटल्स, बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर हमें बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा देना पड़ता है। तो सेवाएं तो ये भी दे रहे हैं और बेहतर सेवाएं दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि निजी प्रशासन बेहतर सेवाएं नहीं देता है, लेकिन वो बेहतर सेवाएं देता है। तो मेरे बच्चों, वो हमसे पैसे भी लेता है। सरकार भी बेहतर सुविधाएं दे रही है। सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाइयां होती हैं। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो टॉप करते हैं, बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं सरकारी विभाग के जो टॉप करते हैं, बहुत से हॉस्पिटल्स ऐसे हैं सरकारी जो बेहतरीन व्यवस्थाओं को अंजाम देते हैं। और उनका उद्देश्य क्या है?
जन कल्याण है, क्योंकि सरकार दे रही है, हमसे ले नहीं रही है। लेकिन निजी प्रशासन में क्या होता है प्यारे बच्चों, सेवाएं तो ये भी करते हैं, लेकिन जितनी बढ़िया सेवा उतना बढ़िया हमें खर्चा इन्हें देना पड़ता है। तो इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि दोनों ही प्रशासन कल्याण जरूर करते हैं, लेकिन लोक प्रशासन का उद्देश्य, प्रथम उद्देश्य जन कल्याण ही माना जाएगा, और निजी प्रशासन का जो उद्देश्य है वो आमतौर पर वो लाभ कमाना हो सकता है या है बी। ठीक है, नंबर 3 की हम यहां पर बात करेंगे। नंबर 3 की जब हम बात करते हैं तो लाल फीताशाही की बात करते हैं। बहुत से बच्चों को लाल फीताशाही का मतलब नहीं समझते, जिसे हम नौकरशाही भी बोलते हैं। लाल फीताशाही या नौकरशाही का मतलब क्या होता है, सरकारी विभागों में अपने काम को करवाने के लिए या अपनी फाइल को आगे बढ़वाने के लिए आपको सरकारी दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते हैं। सरकारी काम अमूमन आमतौर पर देर से होता है लेकिन देर से होता है, और जब कई बार काम देर से हो तो प्यारे बच्चों वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। जो अफसरशाही है, लाल फीताशाही को आप लाल अफसरशाही भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो अफसर होते हैं उनकी जो दबंगता है वो हावी हो जाती है। तो लाल फीताशाही का मतलब क्या होता है, सरकारी विभागों के अंदर जो सरकारी अफसर होते हैं उनकी तानाशाही चलती है। फाइल्स को आगे बढ़ाने के लिए, काम को आगे बढ़ाने के लिए घूस और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। यह हकीकत है। मैं सभी डिपार्टमेंट्स को इसकी चपेट में नहीं ले रहा हूं, बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर ऐसा देखा जाता है। तो सरकारी जो अफसर हैं उनकी तानाशाही होती है, और जो कार्य है देर से होता है। और देर से होने की वजह से जो घूस है या भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार या रिश्वत को बढ़ावा मिलता है। भ्रष्टाचार या रिश्वत को बढ़ावा मिलता है, जबकि लाल फीताशाही जैसी जो व्यवस्था है वो निजी प्रशासन में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि निजी प्रशासन सरकारी प्रशासन की अपेक्षा ज्यादा सुविधाएं देने के लिए आगे रहता है। कारण उसको फील्ड में अपने आप को साबित करना है। अगर ये सोच, लोगों के कार्य को समय पर करने की सोच, अगर सभी सरकारी विभाग आगे आकर लेने लग जाएं तो भैया निजी प्रशासन की आवश्यकता ही ना पड़े। तो बहुत बार जो रवैया है लोक प्रशासन के अफसर का, वो लोगों को या तो निजी प्रशासन की तरफ धकेल देता है, क्योंकि जो भी लोक प्रशासन के डिपार्टमेंट्स हैं निजी प्रशासन के भी बने हुए हैं, सीधी सी बात है। ठीक है ना, लेकिन समय के साथ साथ चीजों में बदलाव आ भी रहा है। अब एक अंतिम पॉइंट मैं यहां पर लेना चाहूंगा, सुरक्षा की भावना। पहले बच्चों सुरक्षा की भावना में क्या बात करेंगे, जो लोक प्रशासन है, जो सरकारी विभाग है, सरकारी या लोक प्रशासन के कर्मचारियों को सभी हालातों में सुरक्षा मिलती है। कहने का मतलब ये है, यानी कि नौकरी की सुरक्षा, वेतन की सुरक्षा। देर भले ही हो जाएगी, लेकिन सरकारी प्रशासन जो होता है, सरकारी जो विभाग होता है, लोक जो प्रशासन होता है, उसके जो कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारियों को वेतन की सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा, सभी हालातों में होती है। देर हो जाएगी, वेतन मिलेगा जरूर। दूसरी तरफ निजी प्रशासन में कर्मचारियों को वेतन और नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है।
निजी प्रशासन जो होता है, जो प्राइवेट डिपार्टमेंट होते हैं, वो अपने हिसाब से सैलरी में कटौती करना, ठीक है, कर्मचारियों को वेतन व नौकरी की सुरक्षा बहुत कम मिलती है। तो इस चीज के लिए आप देखोगे कि जो निजी प्रशासन है, देखो निजी प्रशासन वेतन देता है, नौकरी की सुरक्षा भी देता है, लेकिन लोक प्रशासन के अनुरूप नहीं देता है। सरकारी विभाग तो भैया वेतन देगा, देर सवेर हो जाए कि देगा जरूर, और नौकरी की सुरक्षा तो बनी ही रहती है अगर कोई हम असामाजिक कार्य ना करें। लेकिन निजी प्रशासन क्या होता है, निजी प्रशासन तो ये चलता है, सरकार घाटे में जाएगी तो भी भैया नॉर्मली तनख्वाह लेट हो जाएगी, मिलेगी जरूर। लेकिन निजी प्रशासन क्या है, अगर डिपार्टमेंट ठीक चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर ठीक चल रहा है, तो भर्तियां होती रहती हैं, सैलरी मिलती रहती है, सिक्योरिटी मिलती रहती है। और जैसे ही कोई समस्या आ जाए, जैसे कि इन दोनों में चली हुई है, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, पिछले तकरीबन 2 महीने गुजरने को है, अभी लगभग 2.5 महीने का जो टाइम पीरियड है वो बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टाइम पीरियड इतना लंबा खिंच गया, लगभग जो 2 महीने हमारे गए हैं, तो इसमें सरकारी जो क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनकी सुरक्षा सैलरी को लेकर, जॉब को लेकर बनी हुई है। लेकिन बहुत से ऐसे प्राइवेट सेक्टर होंगे जहां पर लोगों की जो नौकरी है, जो सैलरी है, उस पर बनी हुई है, आफत आई हुई है। तो इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि जो क्षेत्र की असमानता है वो पहला कारण है, लाभ की दृष्टि दूसरा कारण है, लाल फीताशाही और सुरक्षा की जो भावना है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं मेरे बच्चों जो असमानता को दर्शाते हैं। पॉइंट्स और भी हैं, लेकिन मैंने ये इजी पॉइंट आपको बताए हैं क्योंकि इस अध्याय से 4 अंक का ही प्रश्न जो है वो तैयार होता है। मैं इसको साफ करना चाहूंगा, ठीक है, और इसके बाद फिर वो इस चैप्टर का जो अंतिम पॉइंट है वो करेंगे। तो पहले बच्चों अब हम आगे बात करते हैं जो भारतीय प्रशासन है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश रहा है जो काफी अवस्थाओं से गुजरकर आज इस संदर्भ पर खड़े हैं। हम लोकतंत्रात्मक व्यवस्था पर खड़े हैं। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था भी प्रशासन का एक महत्वपूर्ण भाग होती है। जैसे कि आप जानते हैं हमारा प्रशासन आज लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के साथ संविधान के अनुसार चल रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों, भारतीय प्रशासन का विकास। इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समझने की आवश्यकता बस खाली, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न आज तक झलका नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताना आवश्यक हो जाता है कि भारतीय जो प्रशासन है उसके विकास क्रम को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्रम है, इसका हम सबसे पहला जो क्रम है वो हम लगाएंगे प्यारे बच्चों, प्राचीन कालीन व्यवस्था। सबसे पहला क्रम आएगा प्यारे बच्चों, प्राचीन कालीन व्यवस्था। अब प्राचीन कालीन व्यवस्था में क्या क्या शामिल होता है प्यारे बच्चों? प्राचीन कालीन व्यवस्था में जो है हमारी सिंधु सभ्यता, ठीक है, हमारा आर्यकालीन जो व्यवस्था है वो। इसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों वैदिक कालीन समय जो हुआ वो, और अंत में हम बात करते हैं प्यारे बच्चों मौर्य कालीन व्यवस्था। एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा, आप सोचोगे कि क्या प्राचीन काल में यही 4 काल? नहीं, देखो
इतिहास की गहराई में नहीं जाना हमें इस संदर्भ में, और ना ही मैं इतिहास का अध्यापक हूं, बट यह है कि भारतीय प्रशासन के संदर्भ में इनका जो वर्णन है वो आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो ये प्रमुख चीजें मैं आपको ये बताऊंगा कि इस समय संदर्भ में क्या चीजें होती थी, क्या चीजें नहीं होती थी। जैसे हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की, आर्यकालीन की या वैदिक कालीन की, तो इन समय संदर्भों में जो सिंधु सभ्यता है, आर्यकालीन समय था या वैदिक कालीन समय था, इस समय जो प्रशासन का प्रमुख आधार होता था, प्रशासन का प्रमुख आधार, प्रशासन या शासन का प्रमुख आधार पहले बच्चों को गांव होता था। इस समय संदर्भ में सिंधु समय के अंदर, आर्यकालीन समय के अंदर या वैदिक कालीन समय के अंदर प्रशासन या शासन का जो मुख्य आधार है वो गांव होता था। प्रत्येक गांव का एक मुखिया होता था, उस गांव के मुखिया को ग्रामीण बोलते थे। मुखिया जो होता था उसको हम ग्रामीण बोलते थे। मुखिया का नाम क्या होता था? ग्रामीण होता था। इसके अलावा जो राजा होता था, राजा का जो पद है वो राजतंत्रात्मक होता था। इस समय संदर्भ में जो राजा का पद है वो राजतंत्रात्मक होता था। हालांकि बहुत से स्थानों पर राजा के लिए निर्वाचन का वर्णन भी है। तो इस चीज को विशेष तौर पर आप ध्यान करेंगे, इन समय संदर्भों में शासन या प्रशासन का जो मुख्य आधार है वो गांव माना गया है, और गांव का जो मुखिया होता था, प्रधान होता था, उसे हम ग्रामीण बोलते थे, और राजा जो होता था उसका पद राजतंत्रात्मक होता था। बहुत से स्थानों पर राजा के पद के लिए निर्वाचन का वर्णन भी मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं मौर्यकालीन की, और जैसे ही हम मौर्यकालीन की बात करते हैं तो हमें अर्थशास्त्र कौटिल्य याद आ जाते हैं। जो मौर्यकालीन व्यवस्था थी, मैं दूसरे पेन से लिखना चाहूंगा, मौर्यकालीन व्यवस्था में जो मौर्यकालीन व्यवस्था है उसका वर्णन, मौर्यकालीन व्यवस्था का जो वर्णन है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र एक ग्रंथ हुआ है, महान किताब हुई है कौटिल्य की, चाणक्य की, जिसके अंदर अर्थशास्त्र का मतलब पैसे का शास्त्र नहीं होगा। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? इस किताब के अंदर राजनीति के, प्रशासन के वो तरीके हैं जो महत्वपूर्ण हुआ करते थे उस समय संदर्भ में भी, और आज के समय संदर्भ में भी। कौटिल्य द्वारा एक पुस्तक जो है वो लिखी गई थी, जिसके अंदर मौर्यकालीन व्यवस्था का जो वर्णन है वो प्यारे बच्चों देखने को मिलता है। ठीक है, मौर्यकालीन व्यवस्था में एक मंत्री परिषद होती थी, इसमें लिखा गया है राजा के लिए मंत्री परिषद होती थी। राजा के लिए विशेष तौर पर मंत्री परिषद होती थी, जिसके अंदर 12 से लेकर 20 मंत्री होते थे, जिसके अंदर 12 से लेकर 20 मंत्रियों का जो वर्णन है प्यारे बच्चों वो किया जाता था। शासन की या प्रशासन की व्यवस्था जो है, शासन की जो व्यवस्था है उसके लिए संपूर्ण साम्राज्य को, शासन की व्यवस्था को 18 भागों में बांटा गया था। जो शासन व्यवस्थाएं होती थी उसको पूरे 18 भागों में बांटा गया था, और प्रत्येक भाग के मुखिया को अमात्य बोलते थे। ध्यान करेंगे, प्रत्येक भाग के मुखिया को क्या बोला जाता था? अमात्य बोला जाता था। और मौर्यकालीन व्यवस्था के अंदर प्यारे बच्चों 18 अमात्यों का वर्णन मिलता है। ठीक है ना, पुरोहित है, सेनापति है, इस प्रकार के नाम होते थे, डिपार्टमेंट बनाए गए थे। जैसे उदाहरण के तौर पर आज देख लोगे भाई
प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, रेल मंत्री है, परिवहन मंत्री है, ये विभाग हैं। उस समय भी विभाग बनाए गए थे। इस समय संदर्भ में 18 विभागों का वर्णन मिलता है और विभाग का जो मुखिया होता था उसको प्यारे बच्चों क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था अमात्य बोला जाता था। 18 अमात्यों का वर्णन मिलता है और ये कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके आधार पर ये बातें जो है आपको समझाई जा रही हैं। तो सिंधु सभ्यता, आर्यकालीन, वैदिक कालीन सभ्यता का जो समय था या मौर्यकालीन व्यवस्था थी उसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसके बारे में ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इतिहास नहीं पढ़ रहे हो, आप केवल पढ़ रहे हो भारतीय प्रशासन का जो विकास है वो शुरुआत से लेकर आज के समय संदर्भ तक आएगा। तो मैं इसको साफ करना चाहूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब पहले बच्चों बात करते हैं भारतीय प्रशासन के विकास का दूसरा चरण, जिसको हम क्या बोलते हैं? मुगल कालीन व्यवस्था। मुगल कालीन व्यवस्था भारतीय संदर्भ में, आज के संदर्भ में भी जो प्रशासन की व्यवस्था उसमें महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है ना? तो मुगल कालीन व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो इसमें आप ध्यान से देखें, मुगल जो व्यवस्था है वो लगभग 1526 से लेकर 1707 तक गोल्डन पीरियड में मानी गई है। हालांकि इसका जो क्रम है वो 1526 से लेकर पहले बच्चों 1858 तक माना जाता है लगभग, लेकिन 1526 से लेकर 1707 तक गोल्डन पीरियड था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। उसके बाद यह जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो धीरे धीरे ध्वस्त होनी शुरू हो गई थी और 1857 की जो प्रथम क्रांति हुई थी उसके बाद लगभग जो मुगल एम्पायर है वो खत्म हो गया था। ठीक है ना? तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं, मुगल कालीन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, तो शासन का जो कार्य है, शासन की जो व्यवस्था है, शासन की व्यवस्था को 3 भागों में बनाया गया था। पहले बच्चों 3 भाग थे। सबसे पहला भाग था केंद्रीय भाग, केंद्रीय स्तर। दूसरा था पहले बच्चों प्रांतीय स्तर और तीसरा था भाई स्थानीय स्तर। तो शासन की जो व्यवस्था थी उसको 3 भागों में बांटा गया था। आजकल भी आप देख सकते हो केंद्रीय सरकार है, केंद्र सरकार है, प्रांतीय सरकार, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार भारत के अंदर तो छाप मिलती है। ठीक है ना? दूसरी अगर मैं बात करूं तो यहां पर सेकंड जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें कुछ व्यवस्थाएं थी। सबसे प्रमुख व्यवस्था क्या थी? सत्ता का केंद्रीयकरण। सत्ता के केंद्रीयकरण का मतलब पहले बच्चों ये होता है कि जो पावर है वो सेंट्रलाइज थी, यानी कि सारी जो पावर थी वो राजा के हाथ में थी लेकिन बांट रखी थी। ठीक है ना? सभी जो पावर्स थी वो बटी हुई थी लेकिन उनकी जो लगाम थी वो राजा के हाथ में होती थी। इसके अलावा एक और व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था प्रमुख थी भाई। जो मनसबदारी व्यवस्था है वो भी प्रमुखता से इस शासनकाल में देखी जा सकती है। उसके बाद नंबर 3 की हम बात करते हैं, शासन का सारा कार्य राजा के नाम पर होता था भाई, राजा या सम्राट के नाम पर होता था। राजा को दैवीय शक्तियों वाला माना जाता था। नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे, राजा को दैवीय शक्तियों का, दैवीय शक्ति का स्वरूप माना जाता था। कहने का मतलब यह है कि राजा सर्वे सर्वा होता था, सब कुछ राजा ही होता था, शासक ही होता था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं संपूर्ण व्यवस्था को, संपूर्ण शासन व्यवस्था को यहां पर भी 18 भागों में बांटा गया था। सूबेदार है, कोतवाल है, फौजदार है, इस प्रकार से जो चीजें हैं वो बांट रखी थी।
ठीक है ना। केंद्रीय स्तर पर तो राजा होता था, प्रांतीय स्तर पर ये जो व्यवस्थाएं थी वो डिवाइड कर रखी थी। स्थानीय स्तर की अगर हम बात करें, स्थानीय स्तर को भी 3 भागों में बांट रखा था। उदाहरण के तौर पर सरकार, जिसको हम जिला बोलते थे, सरकार शब्द का मतलब जिला होता था स्थानीय स्तर पर, सरकार का मतलब जिला होता था। परगना, ठीक है ना, और परगना शब्द तो आजकल भी आप उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र में सुनते हैं, ठीक है, जनपद जैसे शब्द जो है सुनते हैं। और इसके अलावा गांव, ठीक है ना, गांव शब्द भी जो है बांट रखा था, यानी कि स्थानीय स्तर को 3 भागों में डिवाइड कर रखा था। परगना, गांव और सरकार। सरकार को जिला बोलते थे, उसके बाद परगना आता था और फिर गांव आता था। गांव का जो मुखिया होता था, ध्यान से करेंगे, 3 स्तर पर बांट रखा था। पहला स्तर था सरकार, जिसको जिला भी बोलते थे। दूसरा स्तर था प्यारे बच्चों परगना, तो जिले से थोड़ा सा छोटा जो शब्द था, छोटा जो क्षेत्र था वो। और तीसरा शब्द था प्यारे बच्चों गांव, और गांव के मुखिया को एक नाम दिया गया था मुकद्दम। मुकद्दम बोला जाता था गांव के मुखिया को, ठीक है ना। तो ये विशेष तौर पर आप ध्यान करेंगे, पेपर में ये पूछा जा सकता है कि मौर्यकालीन व्यवस्था में गांव के मुखिया को क्या बोला जाता था, मुकद्दम बोला जाता था गांव के मुखिया को। सरकार स्थानीय स्तर का डिवाइडेशन था, परगना भी स्थानीय स्तर का डिवाइडेशन था, जिला जिले से छोटा जो क्षेत्र था, जैसे आजकल आप अपने यहाँ शब्द ले सकते हो, जैसे खंड है हमारे, ब्लॉक है हमारे, और उसके बाद गांव होते थे। ये शब्द जो थे वो इस प्रकार के बने हुए थे। सरकार का मतलब उस समय संदर्भ में जिला होता था। ये सरकार का जो डिवाइडेशन है, परगना का जो डिवाइडेशन है उस लेवल पर होता था। वो जो 18 भाग का डिवाइडेशन है वो इस लेवल पर होता था। और भाई साहब ये तो लेवल ही नहीं था, ये तो महाराजा होता था, राजा होता था, वही था। प्रथम में सिर्फ शासक राजा होता था। प्रांतीय स्तर 18 भागों में डिवाइड किया गया था, स्थानीय स्तर पर ये भाग डिवाइड किए गए थे। और इस प्रकार से जो मुगल कालीन व्यवस्था है जो बनी हुई थी, मैं इसको साफ कर देता हूं, ठीक है ना। इसके बाद अगली व्यवस्था पर चलेंगे। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों भारतीय प्रशासन के विकास के गोल्डन पीरियड की। आप सोचो मैं गोल्डन पीरियड किसे बोल रहा हूं। देखिए मेरे बच्चों, गोल्डन पीरियड बोला जा रहा है ब्रिटिश कालीन व्यवस्था को। पहले बच्चों, जो ब्रिटिश कालीन व्यवस्था थी वो गोल्डन पीरियड मानी गई है, क्योंकि जो काम भारतीय प्रशासन में कोई नहीं कर पाया था वो काम अंग्रेजों ने किया था, ठीक है ना। हालांकि भारत स्वर्णिम दौरों से गुजरा है अपने समय संदर्भ में, और अच्छी शासन व्यवस्था रही थी, लेकिन भारत को एक सूत्र में नहीं पिरोया गया था, ठीक है ना। और वही कारण था कि ब्रिटिश जो शासन था उसने भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए अथक प्रयास किया। काफी हद तक वो सफल भी हो गया था। आज के संदर्भ में भी भारत के अंदर असमानताएं देखी जाती हैं और प्रशासनिक असमानताएं देखी जाती हैं। वो तो हालांकि राजनीति का एक घटनाक्रम है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ब्रिटिश कालीन व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो मौजूदा यानी कि वर्तमान भारतीय प्रशासन, वर्तमान भारतीय प्रशासन ब्रिटिश कालीन शासन की झलक है। ध्यान करें, वर्तमान जो भारतीय प्रशासन है मेरे बच्चों वो ब्रिटिश कालीन शासन व्यवस्था की एक झलक माना जाता है। अगर ब्रिटिश व्यवस्था की बात करें तो 1600 में कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो भारत के अंदर आई थी। 1600 से लेकर अगर मैं प्यारे बच्चों बात करूं लगभग 1757 तक, एग्जैक्ट 56 तक लगभग, हालांकि मैं 57 ही लिखूंगा, 57 के मध्य तक 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था भारत के अंदर। 1600 से लेकर 1757 तक उन्होंने व्यापारिक जो शासन है उसकी झलक दिखाई हमें, यानी कि व्यापार किस प्रकार से किया जाए, व्यापारिक जो शासन होता है उसके तौर तरीकों से रूबरू करवाया गया कि इस प्रकार से जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं और व्यापारिक व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से चल सकती है। फिर उसके बाद मैंने बच्चों 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। फिर आप कह सकते हो कि 1757 से लेकर
पूरा 100 साल का पीरियड आ जाता है इसके अंदर। लगभग लगभग 1857 में भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति हुई थी, तो मैं यहां लिखना चाहूंगा 1858 तक, क्योंकि 1858 में भारतीय शासन अधिनियम आया था। तो यहां पर कंपनी का व्यापारिक शासन होने के बाद कंपनी का जो प्रशासनिक, कंपनी की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो देखने को मिली। कंपनी ने जो भी कुछ किया, चाहे वो भारतीय संविधान संदर्भ में जो क्रांति शुरू हो गई थी हमारे देश के अंदर, और जो भी उनके तौर तरीके थे शासन करने के किसी भी प्रकार के, उन सब की जो झलक है वो यहाँ पर मिलती है। और फिर प्यारे बच्चों में बात करता हूं 1858 से लेकर लगभग 1947 तक, 1858 से लेकर 1947 तक। हालांकि 1947 में हम आजाद हो गए थे, तो मैं इस समय संदर्भ को मैं कहना चाहूंगा कि लगभग 1946 तक, संविधान सभा जुलाई 1946 में हमारी तैयार हो गई थी और फिर संविधान लिखना शुरू हो गया था। लेकिन 1858 से लेकर 1947 तक की अगर हम बात करेंगे तो इस समय संदर्भ में मैं यहाँ 47 ना लिखकर 45 लिख देता हूँ, 45 46 लिख देता हूँ। हमारे ऊपर जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश संसद की जो व्यवस्था है उसकी झलक थी। ब्रिटिश संसद मैंने 46 लिखा है, हालांकि 1950 तक हमारे देश में अंग्रेजी शासन पद्धति से ही कार्य चले थे लगभग, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। और उससे पहले तक हमारे देश के अंदर जो एक्ट ऑफ 1935 है या लॉर्ड माउंटबेटन योजना है, उसके तहत ही शासन व्यवस्था चल रही थी। 50 के बाद हम संवैधानिक व्यवस्था में आ गए थे अपनी। तो मैं फिर भी यहाँ पर 46 ही लिख रहा हूँ, क्योंकि 46 में जुलाई 46 में हमारी संविधान सभा बन गई थी और अंतरिम सरकार का गठन हो गया था हमारी का। तो ब्रिटिश संसद की जो झलक है वो मिलती है। तो मेरे बच्चों ये 3 टाइम पीरियड रहे हैं जिसमें ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों ने हमें जो चीजें थी वो देने की कोशिश की, और इस समय संदर्भ में भारत को एक सूत्र में पिरोने की भी कोशिश की थी। मैं यहाँ पर एक चीज वो लिखना चाहूंगा मेरे बच्चों, 1773 से लेकर 1946 तक लगभग भारत के अंदर लगभग 100 अधिनियम, मैं 100 के 100 तो यहां बताने नहीं जा रहा हूं, लगभग जो 100 अधिनियम है, लगभग 100 अधिनियम अंग्रेजों ने पेश किए थे और सारे महत्वपूर्ण थे, सारे महत्वपूर्ण थे। इसके अंदर आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देख सकते हो। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में न्याय व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत के अंदर कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट खोला गया था। तो विशेष तौर पर ध्यान करेंगे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट हुआ। फिर प्यारे बच्चों, चाहे वो 1813 का चार्टर हो, चाहे वो 1919 का एक्ट हो, चाहे वो 1858 का भारत शासन अधिनियम हो, चाहे वो 1935 महत्वपूर्ण 1935 का अधिनियम होना हो, ठीक है ना, क्योंकि भारतीय संविधान के ऊपर 1935 के अधिनियम की छाप मिलती है। तो कितने भी एक्ट गिनवा लो, 1773 का हुआ, 1858 का प्रमुख था जिसमें कंपनी की व्यवस्थाओं को खत्म कर ब्रिटिश संसद की व्यवस्थाओं को लागू किया, ठीक है। 1919 का प्रमुख था, 1813 का चार्टर भी महत्वपूर्ण हुआ करता था। तो काफी ऐसे एक्ट आए, और जिन एक्टों के बीच सबसे महत्वपूर्ण जो एक्ट है उसकी मैं बता देता हूं, 1935 का जो अधिनियम था, 1935 का भारत शासन अधिनियम, वो ज्यों का त्यों हमारे संविधान में लिखा गया है। लगभग सारे जो प्रीसिस्ट हैं उसके वो सारे भारतीय संविधान में दिखाई देते हैं। तो इस समय संदर्भ की अगर हम बात करते हैं तो आज भी कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, सेना की व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था लगभग भाई आज भी ब्रिटिश कालीन व्यवस्था पर चल रही है, क्योंकि ब्रिटिश कालीन व्यवस्था कहीं ना कहीं अच्छी रही है। बेशक उस व्यवस्था को लागू करने के लिए उन्होंने भारत देश के ऊपर जो भी तरीके अपनाए हों, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के जो तरीके थे वो उन्होंने अपनाए थे, लेकिन एक समय संदर्भ में ब्रिटिश शासन जो था वो भारत के अंदर इस व्यवस्था को लेकर चल रहा था, और उसी को लेकर आज हम लगभग चल रहे हैं। तो इसके बाद में अंतिम जो व्यवस्था है वो आपको बताने जा रहा हूं।
ये जो मैंने आपको बच्चों बताया है, ये आप इतिहास मत मानना इसको, क्योंकि इतिहास का ये सूक्ष्म सूक्ष्म लाइन बताई है मैंने इतिहास की, क्योंकि चैप्टर हमें लोक प्रशासन पढ़ रहे हैं और इतिहास तो जो कल गुजर गया वही इतिहास है, और भारतीय प्रशासन को आगे लाने में इस इतिहास का योगदान रहा है। तो मैं आपको उतना ही बता रहा हूं जितना आपके पाठ्यक्रम के अनुसार है। अगर मैंने आपको वो सब बता दिया ना, तो फिर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे आ जाएंगे। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए हैं, फोन्स भी आए कि सर कॉम्पिटिटिव लेवल नहीं है ये। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं कॉम्पिटिटिव लेवल की क्लासेस नहीं बता रहा हूं। ये मैं 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं जिनका आईक्यू इसी लेवल तक है, किताब से बाहर उनको ले जाना गलत हो जाएगा। अगर उनको किताब से बाहर ले जाएंगे तो वो इस बोर्ड एग्जाम से हट जाएंगे, ठीक है ना। तो कॉम्पिटिटिव क्लासेस भी मैं डालूंगा, लेकिन एक बार मैं अपना ये फर्ज पूरा कर दूं कि इस समस्या की वजह से जो 12वीं क्लास का जो ये सब्जेक्ट हो कहीं देखने को नहीं मिलता है नेट पे, क्योंकि लोक प्रशासन जो सब्जेक्ट है वो रेयर स्टेट्स के अंदर मिलेगा। हमारे हरियाणा के अंदर वो शिक्षा बोर्ड ने उसको डाल रखा है, तो दैट्स वाई मैं इसको बना रहा हूँ। और ज्योग्राफी की क्लासेस भी हम तैयार कर रहे हैं, और उसके बाद में हिंदी की क्लासेस और पॉलिटिकल की भी तैयार करूंगा साथ साथ में। और कॉम्पिटिटिव के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि कल सोमवार है, ठीक है ना, 11 तारीख है कल, और उसके बाद में कॉम्पिटिटिव जो है वो हरियाणा की स्टार्ट कर दूंगा। तो ये मैं ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि देखा जाए तो लॉकडाउन की वजह से पब्लिक एड और ज्योग्राफी का पेपर पिछला जो बोर्ड परीक्षा था उसका बचा हुआ है। तो इसको पढ़कर जो पीछे वाले हरियाणा बोर्ड के बच्चे हैं ना, जो 2 पेपर जिनके बचे हुए हैं 8 के, वो इसके हेल्प ले सकते हैं, और मौजूदा जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो हेल्पफुल रहेगा ही। तो भारतीय प्रशासन की जब मैं बात करता हूं तो आजादी के बाद का प्रशासन, तो प्यारे बच्चों, आजादी के बाद की व्यवस्था की जब हम बात करते हैं 1946 के अंदर भारत के अंदर अंतरिम सरकार का गठन हो गया था, ठीक है। तो अंतरिम सरकार के गठन के बाद से हम लगभग अपनी व्यवस्था चलाने लग गए थे। हालांकि हमारी खुद की व्यवस्था 1950 के बाद आई थी, 1947 में हम आजाद हो गए थे। 15 अगस्त 1947 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और फिर उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी रिपब्लिक डे जो हमारा होता है, गणतंत्र जो हमारा होता है, उसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि भी 26 जनवरी 1950 से हमारे खुद के संविधान लागू हुए, और यह जो समय संदर्भ है प्यारे बच्चों वो संविधान के अनुसार चल रहा है। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि सभी समय संदर्भों की जो छाप है, खास तौर पर प्राचीन कालीन की छाप हमारे ऊपर मिलती है, मुगल कालीन की छाप मिलती है, और ब्रिटिश कालीन छाप तो एज इट इज हमारे ऊपर मिलती है। संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था है, हमारी जो व्यवस्था है वो संविधान के अनुसार चल रही है, ठीक है। अगर भारतीय शासन व्यवस्था की बात करें तो केंद्रीय स्तर, जो नाम आप सुनते आ रहे हो, मैं उसको केंद्रीय सरकार बोल सकता हूं, जो पूरे देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाती है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री और उसका समस्त मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और समस्त मंत्रिमंडल हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। फिर उसके बाद में राज्य स्तर की बात करता हूं, राज्य सरकार की बात करता हूं। जैसे कि भारत के अंदर अगर मौजूदा समय में बात की जाए तो अभी 28 प्रदेश हो गए हैं, पहले 29 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। अगर बात चल रही है कि अगर दोबारा से स्टेटमेंट आया था कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य बनाया जाएगा, अगर जम्मू कश्मीर फिर से राज्य बन जाता है तो फिर से 29 राज्य हो जाएंगे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ी रहेगी, क्योंकि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश ही रखा जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, ठीक है ना, और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबकी प्रशासनिक व्यवस्था अलग अलग है। राज्य सरकार के अंदर जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, और समस्त मंत्रिमंडल होता है। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक नाम लेना भूल गया हूं भाई, इसकी अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आने चाहिए थे कि महामहिम, हमारे राष्ट्रपति की व्यवस्था भी इसी के अंदर होती है, और राज्यपाल की व्यवस्था भी इसी के अंदर होती है, ठीक है ना। और कुछ केंद्र शासित प्रदेश हमारे ऐसे हैं जहां पर मुख्यमंत्री बनता है, उदाहरण के तौर पर 2 हैं फिलहाल। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री साहब हैं जिनका नाम आप सभी जानते होंगे, केजरीवाल जी, और पुदुचेरी जहां पर मुख्यमंत्री बनते हैं
तो इस प्रकार से जो राज्य सरकार है वो मुख्यमंत्री वहां पर तय किए जाते हैं और समस्त जो मंत्रिमंडल है वो उसका तय होता है और राज्यपाल भी होता है। ठीक है, और तीसरा स्तर जो होता है हमारा स्थानीय सरकार होती है। स्थानीय सरकार की अगर मैं आपको बता दूं तो भाई साहब स्थानीय सरकार भारतीय शासन व्यवस्था के खून में है, क्योंकि शुरुआत से लेकर गांव को प्रधानता दी गई थी और स्थानीय सरकार आज के वर्तमान युग में भी सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। स्थानीय सरकार में क्या क्या शामिल है? स्थानीय सरकार में सबसे प्रमुख है पंचायत शामिल है हमारी, जो हमारी पंचायत है वो इसके अंदर शामिल है। इसके बाद हम इसके अंदर नगर पालिका को ले लेंगे भाई, जो हमारी नगर पालिकाएं होती हैं, और फिर एक और लेवल ले लेते हैं हम नगर निगम। ठीक है ना, ये सब कुछ स्थानीय सरकार के अंदर शामिल होता है, इसको आप विशेष तौर पर ध्यान कर लेंगे। तो ये सारा इसी के अंदर शामिल होता है, जिला परिषद वगैरह जो होता है वो भी इसी के अंदर शामिल हो जाता है। पंचायतों का, नगर पालिकाओं का, नगर निगम का, या जिला स्तर पर जो जिला परिषद के जो चुनाव होते हैं वो सब कुछ हमारा किस लेवल पर आ जाता है? वो स्थानीय लेवल के ऊपर आ जाता है। पंचायतों में जो गांव जो होते हैं उनमें पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायत और ग्राम पंच जो ग्राम सभा होती है, नगर पालिका अलग अलग नगरों को डिवाइड कर दिया जाता है वार्डों में। ठीक है, नगर निगम महापौर होता है, उसका चेयरमैन नगर पालिका के होते हैं। तो इस प्रकार से जो चीजें हैं वो अभी वर्तमान संदर्भ में बनी हुई है। तो ये भारतीय प्रशासन के विकास का एक क्रम था। तो प्यारे बच्चों ये अध्याय यही समाप्त हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरी कोशिश सफल रही होगी। मैंने आपको समझाने की जो कोशिश की गई है वो आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आया है कोई भी कंसेप्ट तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मेरा नंबर भी फ्लैश होता है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी समस्याओं को। और इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इस पूरे चैप्टर का जो प्रिंट है आप पीडीएफ के तौर पर वहां से निकाल सकते हो। कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपकी चीजें डाल रखी हैं। ठीक है ना, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज लाइक, कमेंट और बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं और अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बनाकर आता रहूं। और कोई कमी रह गई हो ना तो मेरे को कमी जरूर बताना। ठीक है ना, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।